First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic evidences of or evolution. We are going to start first revise our previous class content. तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस क्लास में. सबसे पहले कि इवोल्यूशन क्या है. इवोल्यूशन दैट इज़ कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो अभी अर्थ पे सर्वाइव कर रहा है वो एज सच नहीं है, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से और उनके कॉमन एंसेस्टर हैं. फिर लाइफ फॉर्म जो यहाँ पे अर्थ की ओरिजिन बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले यूनिवर्स की ओरिजिन 20 बिलियन ईयर पहले हुआ है. देन इसके बाद अर्थ की ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर पहले. देन अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन ओनली 4 बिलियन ईयर पहले हुआ है. देन इसके बाद मतलब कि अर्थ के ओरिजिन के 500 मिलियन ईयर बाद इस पे लाइफ फॉर्म की ओरिजिन हुई है, लाइफ फॉर्म हुए हैं अर्थ पर. अब फिर इसके बाद जब अर्थ बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जब अर्थ की ओरिजिन हुई तो यूनिवर्स में एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ. सन पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होने के बाद जो अर्थ है वो सन से अलग हुआ. देन क्योंकि उस टाइम सन के साथ था तो अभी भी इसका टेम्परेचर बहुत हाई था और बहुत हाई होने की वजह से इतना पॉसिबल नहीं था कि लाइफ तुरंत हो सके. तो धीरे धीरे ये कूल डाउन हुए क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी भी है. ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट गैसेस हैं वो एक्यूमुलेट अर्थ पे होने लगे और ये डिफरेंट गैसेस कौन से हैं? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम. लेकिन ऑक्सीजन अभी भी एब्सेंट था और इस वजह से जो एनवायरनमेंट अर्थ का है वो रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एनवायरनमेंट उस टाइम मतलब जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब था. रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. तो रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होने की वजह से ये सभी जो गैसेस हैं आपस में कोलाइड कर सके. कोलाइड होने के बाद ये इनका प्रेसिपिटेशन हुआ थंडर स्टॉर्म के थ्रू और ठंडे होने के बाद प्रेसिपिटेशन हुआ और ये सबसे जो सबसे स्मॉल और मैक्रो मॉलिक्यूल सबसे पहला वो आरएनए एंड प्रोटीन बने. देन आरएनए ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे उस जो भी ऑर्गेनिज्म ओरिजिन के टाइम रहा होगा उसमें वो बहुत सिंपल टाइप का रहा होगा. उसमें इतने ज़्यादा कंपाउंड नहीं रहे होंगे या मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, बायो मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे. सिर्फ आरएनए न्यूक्लिक एसिड होगा और प्रोटीन. तो ये अंदाज़ा लगा लिया गया कि वायरस जो पहला ऑर्गेनिज्म होगा वो वायरस होगा. लिविंग या कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग. फिर इसके प्रूफ करने के लिए कि 4.5 बिलियन ईयर पहले ऐसा हुआ है, ये प्रूफ करने के लिए मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया. इन्होंने अपने लैब में एक सेटअप लगाया जिसमें इन्होंने एक फ्लास्क रखा. फ्लास्क को वैक्यूम पंप से जोड़ दिया और राउंड फ्लास्क को वैक्यूम पंप से जोड़ दिया रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए. ऑक्सीजन सभी जितने भी ऑक्सीजन है उस फ्लास्क में भी प्रेजेंट टाइम में उन्हें हटा दिया गया और फिर वहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैसेस को फिल कर दिया गया और थंडर स्टॉर्म के लिए इलेक्ट्रोड लगा दिया गया. फिर इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के बाद जब ठंडा किया गया तो सेम उसी तरीके से प्रेसिपिटेशन होने लगा जैसा कि बिग बैंग थ्योरी ने बोला था कि प्रेसिपिटेशन होता है. और प्रेसिपिटेशन के बाद जो सब्सटेंस जो लिक्विड उन्हें मिला उसका जब उन्होंने टेस्ट किया तो उस लिक्विड में आरएनए और प्रोटीन ही मिले. आरएनए और प्रोटीन उन्हें मिले. देन इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आए जहाँ पे बहुत सारे जो मिलर की सेटअप की तरह उन्होंने सेटअप लगाया, एक्सपेरिमेंट की तरह सेटअप लगाया और फिर उन्होंने क्या देखा कि आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स भी बहुत लोगों को साइंटिस्ट को मिले. देन इसके बाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कि कैसे इवॉल्व हुए ऑर्गेनिज्म. तो इससे पहले स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में ये बताया गया कि जो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन है ये एज सच ही आए थे और जितनी डाइवर्सिटी हमें अभी दिख रही है एनिमल और ह्यूमन एनिमल्स की और प्लांट्स की
वो डाइवर्सिटी अर्थ की ओरिजिन हुई थी तब भी इतनी ही डाइवर्सिटी थी। एंड थर्ड चीज़ स्पेशल क्रिएशन में ये बताया कि जो अर्थ का फॉर्मेशन है वो ओनली 4000 ईयर पहले ही हुआ है। तो बाद में 19th सेंचुरी में फिर इसे चैलेंज किया गया और ये सभी डिसअप्रूव हो गए। ये जितनी भी थ्योरी में जितनी बातें, 3 बातें मेनली कही गई थी, तीनों डिसअप्रूव हो गई। फिर इसके बाद चार्ल्स डार्विन ने अपना थ्योरी दिया। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग जब इनके HMS बीगल शिप पर जब अर्थ या ये वर्ल्ड टूर पे गए तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है जो हर एक एरिया में अपने एरिया के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर गए हैं और मॉडिफाइड हो गए हैं। तो इन्होंने बताया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का लॉ दिया। इनके अकॉर्डिंग जो फिट थे या जो वही आगे बढ़ पाए, अदरवाइज और जो अनफिट थे उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो फिर इन्होंने कंक्लूजन दिया कि इवोल्यूशन जो अब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो बहुत सारी स्पीसीज एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुई। दैट मीन्स कि एडॉप्टेशन के मॉडिफिकेशन हुआ और अडॉप्ट कर गई, और जहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं हुआ और जो फिट नहीं बैठ पाए उस एनवायरनमेंट में वो अपने आप वो एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे कि डायनासोर्स। देन पैनिस्पर्मिया थ्योरी के पैनिस्पर्मिया ग्रीक मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग पैनिस्पर्मिया थ्योरी दी गई। इसके अकॉर्डिंग जितने भी प्लैनेट हैं उन सभी पर स्पोर्स को भेजा गया है। ये इस स्पोर्स में सिर्फ मिनिएचर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब जितने जैसे ऑर्गेनिज्म हम अभी दिख रहे हैं एज सच वैसे ही आए हैं, लेकिन मिनिएचर उसका मिनिएचर आया है और वो स्पोर्स के फॉर्म में स्पेस से लाया गया है। फिर ये भी डिसअप्रूव हो गया पैनिस्पर्मिया थ्योरी। देन इसके बाद लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बताया कि लाइफ की ओरिजिन लाइफ से हुई है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं हुआ है, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है जो आज का टॉपिक है, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। फॉर इवोल्यूशन। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, सबसे पहले जो एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन में, जैसे कि हम फॉसिल की स्टडी करते हैं, फॉसिल्स हमें ये बताते हैं कि हमारे से पहले या हम जो अभी प्रेजेंट टाइम है इससे पहले कितने कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे फॉसिल की स्टडी से सबसे पहले एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन में फॉसिल स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी फॉसिल्स से हमें ये पता चलता है कि इस प्रीवियस टाइम में या पहले कौन से ऑर्गेनिज्म रहे होंगे अगर उनके फॉसिल्स हमें मिल जाते हैं तो। और इसकी कार्बन डेटिंग की जाती है, जिससे ये भी पता चल जाता है कि इसकी टाइमिंग ये कितने ईयर पहले पुराना फॉसिल है, ये कब बना है, तो हमें उसकी टाइमिंग भी पता चल जाती है। तो जितने भी फॉसिल्स हैं हमें ये बताते हैं कि सबसे पहले कि प्रीवियस में कौन सा ऑर्गेनिज्म रहा होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसका एनवायरनमेंट भी पता चल जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट के ही अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनिज्म अगर एक्वेटिक है, दैट मीन्स कि अगर फिन्स मिलते हैं उस ऑर्गेनिज्म में तो हमें ये पता चलता है कि वो एक्वेटिक होंगे। अगर विंग्स मिलेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो आर्बोरियल होंगे। और इसके बाद अगर फिन्स और विंग्स नहीं मिलते और विंग्स सिंपली लिम्ब मिलेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल होंगे। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स और स्टडी फॉसिल्स known as पैलेंटोलॉजी जो फॉसिल की स्टडी है इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने साल पुराना है। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है फॉसिल है
वो एग्जाम्पल इज डायनासोर्स। डायनासोर्स की स्टडी से हमें ये पता चला कि वो किस एरा में, कितने कार्बन डेटिंग के थ्रू किस एरा में उनका ओरिजिन हुआ था, और ये मतलब इनके फीचर्स क्या है और किस एनवायरनमेंट में ये रहने के लिए अडॉप्टेड थे। नाउ सेकंड फॉसिल की सेकंड इज एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन में सेकंड इज एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी। एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी से हमें ये पता चल जाएगा कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर हमें उनके एम्ब्रियोज में कॉमन स्ट्रक्चर हमें दिखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो उनके कॉमन एंसेस्टर कहाँ है, कौन से है और उनकी ओरिजिन कैसे हुई है। फॉर एग्जांपल इसके एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी में सबसे पहले इसे अर्नस्ट हैकल ने दिया था। अर्नस्ट हैकल अर्नस्ट हैकल ने प्रपोज किया था। इनके अकॉर्डिंग जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी की जो एम्ब्रियो की स्टडी के जब इन्होंने हैकल ने किया तो इन्होंने बताया कि सभी के एम्ब्रियो में पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं और वो हेड के जस्ट पीछे हैं। तो मतलब कि जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वहाँ पे जब एम्ब्रियो में अगर गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं और एडल्ट होने के बाद गिल स्लिट्स नहीं हैं तो इसका मतलब कि अगर वो गिल्स है दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं उनका कॉमन एंसेस्टर जो रहा होगा वो एक्वेटिक रहा होगा। और वो जो ऑर्गेनिज्म अगर टेरेस्ट्रियल है और उनके एम्ब्रियो में भी अगर गिल स्लिट हैं तो ये पता चलता है कि उस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के भी जो एंसेस्टर रहे होंगे वो एक्वेटिक रहे होंगे और इस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। ऑल वर्टिब्रेट embryo has gill slits, paired gill slits। पेयर्ड गिल स्लिट्स होंगे यहाँ पे बस जस्ट बिहाइंड द हेड के पीछे पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। और ये क्या शो करेगा कि जो शोज जो वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, इवन ह्यूमन भी हैं, इन्होंने ह्यूमन को भी इंक्लूड किया था। और इवन अगर ह्यूमन भी हैं तो वो भी किससे इवॉल्व हुए हैं, एक्वेटिक एनिमल से हुए हैं। शोज कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर उनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन है ना। अब गिल्स में जैसे पेयर्ड गिल स्लिट प्रेजेंट है तो सबसे पहले जो एडल्ट में भी गिल स्लिट कहाँ प्रेजेंट होगा, फिशेज में। अगर फिशेज को हम देखें तो फिशेज में जो गिल स्लिट है, फिशेज और पाइसेस, फिशेज में गिल स्लिट प्रेजेंट होंगे। देन जैसे मूव करते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल की तरफ, मैमल्स, यहाँ पे यहाँ पे गिल्स की जगह लंग हो जाते हैं। लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाएंगे और रेस्पिरेटरी ऑर्गन आ जाएंगे और फिशेज में गिल रहेंगे। तो इससे अगर एंसेस्टर में गिल मिल रहे हैं दैट मीन्स कि जो इनका मैमल्स के जो एंसेस्टर रहे होंगे वो फिश रहे होंगे हैकल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स उन्हें मिल रहे थे। देन इसके बाद इस स्टडी को डिसअप्रूव कर दिया गया बट जो स्टडी है इनकी अर्नस्ट हैकल की, इसे डिसअप्रूव किया गया।
कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर के थ्रू इन्होंने जो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर है, इन्होंने पूरी फुल एनालिसिस की और फुल एनालिसिस के बाद इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया और इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैमल्स के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी है थर्ड एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी थर्ड है एनालॉगी ऑर्गन और होमोलॉगी ऑर्गन। सबसे पहले होमोलॉगी ऑर्गन। होमोलॉगी ऑर्गन, होमोलॉगी ऑर्गन से हमें ये पता चलता है कि जो उनके होमोलॉगी और एनालॉगी दोनों से ही हमें ये पता चलेगा कि जो इनके एंसेस्टर है वो कॉमन है और वो किस एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं ना। यहाँ पे होमोलॉगी ऑर्गन दैट मीन्स कि जो इसके स्ट्रक्चर सेम हो, होमोलॉगस दैट मीन्स कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शनली वो डिफरेंट फंक्शन करते हों, तो उसे होमोलॉगी ऑर्गन बोला जाएगा कि स्ट्रक्चरली एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम but functions are different। तो ऐसे को होमोलॉगस ऑर्गन और डाइवर्जेंट थ्योरी also known as divergent theory। डाइवर्जेंट थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अगर मतलब कि जिनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम हो, अगर कोई भी ऑर्गन है उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अगर सेम होते हैं लेकिन फंक्शनली डिफरेंट है, मतलब कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन वो अलग अलग करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका एंसेस्टर कॉमन होगा प्लस वो उस एनवायरनमेंट में के लिए अडॉप्टेड हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वेल है, वेल भी मैमल है, बैट भी मैमल है, देन वेल, बैट, हॉर्स एंड ह्यूमन, ये इन सभी में ये कॉमन है, मतलब कि ये सभी मैमल हैं। साथ में अगर होमोलॉग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फोर लिम्ब अगर देखा जाए तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी सेम है उनमें, लेकिन वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं। वेल में अगर फिन्स हैं तो फिन कैसे स्विम करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, अगर बैट में फोर लिम्ब किस लिए फ्लाई करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, देन ह्यूमन में वर्क करने के लिए, कॉमन वर्क करने के लिए हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे फोर लिम्ब, देन हॉर्स में कैसे हैं, ये वॉक करने के लिए और रन करने के लिए हैं। तो ये उनके एटमॉस्फेयर के लिए वो अपने डिफरेंट जिस भी एटमॉस्फेयर में रहते हैं और एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें रहने के लिए वो अडॉप्टेड हैं, इससे यही पता चलता है। जैसे फिश है, अगर व्हेल है, मैमल है, लेकिन वो वाटर में रह रहे हैं तो वाटर में तो चल नहीं सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं या फ्लाई नहीं कर सकते, उन्हें स्विम ही करना होगा, तो वो इसलिए अडॉप्टेड है स्विम करने के लिए, लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है जैसे ह्यूमन में है ना। बैट है, फ्लाई करने के लिए अडॉप्टेड है, तो हैंड के थ्रू, फोर लिम्ब के थ्रू फ्लाई नहीं कर सकते हैं और फिन के थ्रू स्विम नहीं कर सकते हैं, तो फ्लाइट करने के लिए वो अडॉप्टेड हैं, तो इस वजह से वो फंक्शनली डिफरेंट लेकिन वो कॉमन क्या है, उसमें एंसेस्टर उनके कॉमन है, ये पता चलता है। तो मैमल्स जितने भी हैं फोर लिम्स ऑफ बैट,
हॉर्स और ह्यूमन। यहाँ पे जो फोर लिम्ब में जितने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, रेडियो अल्ना, रेडियस अल्ना, देन कार्पल, मेटाकार्पल, फेरेंजस, ये सभी इनमें भी दिखेंगे, लेकिन अडॉप्टेड हैं यहाँ पे स्विम करने के लिए, फ्लाई करने के लिए, रन करने के लिए और वर्क करने के लिए, या किसी चीज को पकड़ने के लिए, तो अडॉप्टेड है ह्यूमन में। तो इसलिए यहाँ पे उनके एनवायरनमेंट के, वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और किस सराउंडिंग में रह रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इसके ये अडॉप्टेड हैं ना। होमोलॉगी ऑर्गन के बाद ये डाइवर्जेंट टाइप का थ्योरी है, दैट मीन्स की ओरिजिन भी सेम है और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन परफॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट वर्क कर रहे हैं और परफॉर्म, तो इस वजह से इन्हें डाइवर्जेंट थ्योरी भी बोला गया है। नाउ थर्ड इज, यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल, इन प्लांट में एक और एग्जाम्पल है जिसमें थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया, देन एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। तो थॉर्न के बोगनवेलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, इनकी ओरिजिन सेम है, दैट मीन्स कि ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, लेकिन ओरिजिन सेम है, लेकिन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं। ये क्रीपिंग के लिए हेल्प, या क्रीपिंग के लिए ये इसमें टेंड्रिल कुकुरबिटा में हेल्प करते हैं, और थॉर्न कैसे इन्हें ग्रेजिंग एनिमल से बचाने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंट इनके फंक्शन है और ओरिजिन सेम है, लेकिन परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं। एनाटॉमिकल सेम जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, लेकिन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या तो इसलिए यहाँ पे भी ये डाइवर्जेंट टाइप के हुए। नेक्स्ट है यहाँ पे एनालॉगी ऑर्गन। एनालॉगी ऑर्गन एनालॉगी ऑर्गन। एनालॉगी ऑर्गन से हमें भी यही पता चलेगा कि ये भी एविडेंसेस में है, इवोल्यूशन फॉर इवोल्यूशन। एनालॉगी आल्सो नोन एज कन्वर्जेंट टाइप ऑफ थ्योरी। कन्वर्जेंट टाइप ऑफ थ्योरी दैट मीन्स कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जितने भी ऑर्गन हैं वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वहाँ पे डिफरेंट हो, लेकिन परफॉर्म सेम फंक्शन कर रहे हों। but perform सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं लेकिन सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इस तरीके के ऑर्गन्स को एनालॉगी ऑर्गन बोला जाता है ना। और सेम परफॉर्म फंक्शन एनाटॉमिकली डिफरेंट है लेकिन परफॉर्म सेम फंक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या बोला जाएगा, इन्हें कन्वर्जेंट टाइप ऑफ थ्योरी। कन्वर्जेंट
कन्वर्जेंट टाइप ऑफ थ्योरी, कन्वर्जेंट टाइप ऑफ थ्योरी इन्हें बोला जाएगा ना। एग्जाम्पल इज विंग्स ऑफ insects, wings of insects and wings of birds। जितने भी बर्ड्स हैं इनके विंग्स और इंसेक्ट के विंग्स ये भले ही परफॉर्म सेम फंक्शन करते हैं, लेकिन सेम फंक्शन करेंगे, फ्लाइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे मेटाकार्पल फेरेंजेस होंगे, रेडियस अल्ना, देन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मॉडिफिकेशन होता है। जो भी इनके क्यूटिकल होंगे, मेटाथोरैक्स में जो भी क्यूटिकल होंगे उनका बस मॉडिफिकेशन होगा। इंसेक्ट में ऐसे कोई भी बोन नहीं प्रेजेंट होंगे, लेकिन परफॉर्म कैसे करते हैं, सिंपल सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस वजह से जो कन्वर्जेंट टाइप ऑफ थ्योरी है और एनालॉगी ऑर्गन है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन परफॉर्म सेम फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए कन्वर्जेंट टाइप ऑफ थ्योरी। और ये भी बताता है कि ये जो इंसेक्ट है, एक्चुअली में इंसेक्ट तो प्रिमिटिव है, ऑर्थ्रोपोड्स, और ये जैसे हम मूव करते हैं फाइलम में, ये एवीज कॉर्डेट्स में आते हैं, मतलब हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, लेकिन परफॉर्म सेम फंक्शन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये एनवायरनमेंट के में अडॉप्टेड है और उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडॉप्टेड हैं, इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडॉप्टेड हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है एग्जांपल नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। हाँ, स्वीट पोटैटो में ये रूट मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे पोटैटो कैसा है, पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन। लेकिन दोनों फंक्शन कैसे कर रहे हैं, फूड का स्टोरेज कर रहे हैं। यहाँ पे फूड का स्टोरेज हो रहा है, और लेकिन जो ओरिजिन है, अगर ओरिजिन देखा जाए तो रूट यहाँ पे मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो में, और पोटैटो में स्टेम मॉडिफिकेशन है। अनदर एग्जांपल जैसे प्रोटीन्स हैं, जीन्स हैं, ये भी सेम जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो भी स्ट्रक्चर है इनके सेम होते हैं। दैट मीन्स कि पॉलीमर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स के ये दोनों ही पॉलीमर होंगे, और फंक्शन क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म में रहेंगे तो डिफरेंट जीन्स और जितने भी प्रोटीन्स हैं ये डिफरेंट फंक्शन रहेंगे, तो प्रोटीन एंड जीन्स भी ये क्या करते हैं कि ये भी एविडेंसेस हैं फॉर इवोल्यूशन, ये भी एक एविडेंस प्रोवाइड करेंगे इवोल्यूशन के लिए। तो ना स्टेम और स्वीट पोटैटो में जैसे रूट मॉडिफिकेशन ये है और पोटैटो में स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो ये भी क्या बताते हैं कि जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो तो डिफरेंट है, क्योंकि एक रूट है दूसरा स्टेम है, और लेकिन परफॉर्म क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन, वो भी फूड का स्टोरेज कर रहे हैं, तो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एनालॉगी ऑर्गन और ये सभी कैलकुलेट अगर कर लिया जाए तो एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन में कैसे हेल्पफुल है एनालॉगी और होमोलॉगी ऑर्गन। ये स्टडी के लिए फंक्शन है कि या तो ये बताएंगे कि किस ऑर्गेनिज्म से, मतलब कि इनके कॉमन एंसेस्टर कौन है, और सेकंड ये बताएंगे कि ये अडॉप्टेड हैं, ये कॉमन एंसेस्टर होने के बाद ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडॉप्टेड हैं। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।